नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 23 मार्च 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग आज डिस्कस करेंगे सीएए। उसी को कहा जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या क्या लगातार विवाद हो रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स के अधिकार को वंचित किया जा रहा है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, सीएए को क्या कहा जाता है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 तो संसद से पास होने के 51 महीने बाद लागू हो गया। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो 9 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक जो है वो लोकसभा से पारित हुआ था और 11 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हुआ था और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। वहीं 11 मार्च 2024 को जो है वो सीएए को लागू किया जा सका। तो नागरिकता संशोधन कानून के नियम जो है वो अधिसूचित हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको विस्तार से पढ़ लेंगे कि सीएए होता क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम होता क्या है, इसके नियम क्या क्या है। तो इसमें कहा जाता है कि आवेदकों को, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो और बांग्लादेश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक, जो इन देशों में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित होना चाहिए और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए होने चाहिए। तो आवेदन की प्रक्रिया क्या है? तो आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है नागरिकता के लिए। तो दस्तावेज क्या क्या आवश्यक है? तो निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के लिए पहचान, निवास और पात्रता का प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। ठीक है, एक आइडेंटिटी का, एक डोमिसाइल का। ठीक है, तो निष्ठा की शपथ कैसे ली जाएगी? तो सभी उत्तीर्ण जो आवेदक होंगे उसको भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की पुष्टि करते हुए शपथ लेनी होगी। इसी में आया कहा जाता है कि अधिकार प्राप्त समिति की समीक्षा कैसे की जाएगी? तो पात्रता निर्धारित करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा आवेदकों की समीक्षा भी की जाएगी, समझे। उसके बाद डिजिटल प्रमाण पत्र, सफल जितने भी आवेदकों को भारत सरकार द्वारा नागरिकता दी जाएगी तो उन सफल आवेदकों को नागरिकता या फिर देशीकरण का डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। और भौतिक जो फिजिकल प्रमाण पत्र क्या होगा? तो आवेदक एक भौतिक प्रमाण पत्र का अनुरोध कर सकते हैं जिसे अधिकार प्राप्त समिति के कार्यालय से प्राप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सीए क्या होता है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 गैर मुस्लिम समुदाय, क्योंकि इन सारे जो कंट्री हैं वहां पे जो बहुसंख्यक हैं वो मुस्लिम हैं। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी हो गए, अल्पसंख्यक हो गए गैर मुस्लिम समुदाय, तो 6 गैर मुस्लिम समुदाय कौन कौन है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इन्हीं 6, सिर्फ और सिर्फ 6 नॉन मुस्लिम समुदाय को यहाँ पे चिन्हित किया गया है। ठीक है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है और भारत की नागरिकता चाहते हैं। तो यह इन समुदायों को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत आपराधिक मामलों से छूट देता है, जो अवैध प्रवेश और समाप्त वीजा और परमिट पर अधिक समय तक रहने का जुर्माना लगाता है। ठीक है, इसलिए जो है इन सभी नागरिकों को, ये जो गैर मुस्लिम है जो इन देशों से संबंधित है, ठीक है, गैर मुस्लिम जरूर हैं लेकिन वो जो है वहां के नागरिक हैं, उनके पास जो है किसी एक देश का नागरिकता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, वो इलीगल नहीं है, वो सारे जो हैं वो लीगल इमिग्रेंट्स हैं जो किसी ना किसी देश के नागरिकता रखे हुए हैं। उन लोगों को जो है विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 में जो दंड के प्रावधान है उससे छूट दी जाएगी। तो इस अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या है? तो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा शासित होता है, जो जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण या फिर क्षेत्र के समावेशन के माध्यम से अधिग्रहण की पेशकश करता है। तो वैध दस्तावेजों के बिना प्रवेश करने वाले या अधिक समय तक रहने वाले अवैध, ठीक है, प्रवासी नागरिक नहीं होंगे। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी इलीगल होंगे वो नागरिक नहीं होंगे। उनके पास चाहे वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, इन तीनों में से किसी की नागरिकता होनी चाहिए। उन्हें जो है वो विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत जेल या निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है, जिनके पास इन तीनों देशों की नागरिकता नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तीनों में से किसी का। तो 2015-16 में 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले जितने भी अवैध प्रवासी हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं या पाकिस्तान से हैं, और इसमें 6
धर्म को चिन्हित किया गया है जो नॉन मुस्लिम है, ठीक है, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के विशिष्ट समूहों को निर्वासन से छूट दी गई है, ठीक है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 का उद्देश्य इन जो प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना था, जो 16वीं लोकसभा के विघटन के बाद समाप्त हो गई। ये ध्यान रखिएगा, ये 16वीं लोकसभा के विघटन के बाद समाप्त हो गया। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है अधिनियम की? धर्म के आधार पर नागरिकता। यह अधिनियम पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता दे रहा है, क्योंकि जो 6 धर्म को चुने गए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जितने भी माइनॉरिटी रिलीजन के कम्युनिटी के लोग हैं, उनको जो है नागरिकता दी जाएगी। तो यह अधिनियम पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, विशेष रूप से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिम समुदायों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है। तो उल्लिखित देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय नागरिकता के लिए पात्र होंगे और अन्य समुदाय इस प्रावधान में शामिल नहीं है। क्लियर कहा गया है कि और जितने भी अन्य समुदाय अगर और विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं तो उन्हें इस तरह का नागरिकता में कोई छूट नहीं दिया जाएगा और अन्य समुदाय इस प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। तो अपवाद क्या है? अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता प्रावधान जो इनर लाइन, जिससे इनर लाइन परमिट जो नॉर्थ ईस्ट में खास के ट्राइबल्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इनर लाइन परमिट प्रणाली द्वारा संरक्षित क्षेत्रों और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, ठीक है। इन क्षेत्रों में जो है इनके प्रावधान जो सीए है वो लागू नहीं होता है। और प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार देशीकरण के लिए पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्षों के दौरान भारत में निवास की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी को कहा जाता है कि प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जाता है जितने ही विदेशी होते हैं। तो संशोधन में उल्लिखित 3 देशों के निर्दिष्ट 6 धर्मों के आवेदन को जो ये सीए में लाया गया है, ये नॉन मुस्लिम 6 धर्म जो कि संबंधित हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, उनके लिए जो है वो निवास की आवश्यकता को 11 वर्ष से घटाकर मात्र 5 वर्ष कर दिया गया अगर वे प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अधिनियम में आगे कहा जाता है भारतीय प्रवासी नागरिकता पंजीकरण रद्द करना। यह अधिनियम जो है वो सरकार को नागरिकता अधिनियम या अन्य कानूनों के उल्लंघन के लिए भारत के विदेशी नागरिकों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है, ठीक है, ओसीआई के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण की शक्तियों की सीमाओं को सुनिश्चित करने और मनमाने को रोकने करने के लिए जो है ओसीआई के पंजीकरण रद्दीकरण के अधीन कानूनों की प्रकृति का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिफोर सीए क्या स्थितियां थी भारत में और आफ्टर सीए जब से ये एक्ट लागू हो गया उससे बाद क्या क्या स्थितियां में परिवर्तन आएगा। जैसे बिफोर सीए जो था, इंडिया इज अनसेफ फॉर माइनॉरिटी, ठीक है, जो अल्पसंख्यक थे उनके लिए अनसेफ था, इंटॉलरेंस होती थी। उसके बाद वी फील लाइक गोइंग समवेयर सेफ, उसके बाद वी कांट चैंट भारत माता की जय, उसके बाद सिंगिंग नेशनल एंथम इज नॉट इन आवर स्क्राइब्स। अभी वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? वी वांट इंडियन सिटीजनशिप, वी आर सेक्युलर, वी फील सेफ हेयर। ये सारे जो है विदेशियों के जो परिस्थितियों में परिवर्तन आई है, खासकर अल्पसंख्यकों की जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रवासित होकर भारत में आए हैं, उनकी स्थितियों पे यहाँ पे बताया जा रहा है। और उसके बाद ये कहीं पे भी अपने धर्म का उपासना कर सकते हैं, वो गाना गा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में अपने इच्छा अनुसार, ठीक है। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो अल्पसंख्यकों को भेदभाव का सामना करना पड़ता था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामी गणराज्य है और हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जैसे अल्पसंख्यकों को भेदभाव और उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता था। तो सीए का उद्देश्य है उन लोगों को शरण देना जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण सुरक्षा की तलाश में भारत भाग आए थे। तो ऐतिहासिक मिसालें क्या क्या है? तो पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का सामना करने वाले अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए भारत की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता जो है वह 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन और 1972 में इंदिरा मुजीब समझौते पर हस्ताक्षर जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं से रेखांकित है। देख सकते हैं ये ऐतिहासिक स्थितियां हैं कि कैसे सीए बनाया गया, ठीक है। तो 2 बार ऐसा स्थिति लाया जा चुका है, 1947 में और 1972 में, जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं से रेखांकित होती है। और ये जो दोनों संधि हुई थी इसमें बहुत से लोग जो थे वो वापस अपने देश में गए थे और अवशोषण की सुविधा प्रदान कर रहे थे। तो लाखों शरणार्थी हो गए, मुख्य रूप से हिंदू, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान भारत में शरण ली थी। तो इसलिए यहाँ पे 2 समझौतों का यहाँ पे
बात किया जा रहा है 1947 और 1972। तो प्रक्रिया को और आसान बनाया गया कि अधिनियम देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए निवास की आवश्यकता को 12 वर्ष से घटाकर वहां पे ओसीआई में देख सकते हैं कि 12 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया है, और यहाँ पे जो है अधिनियम देशीकरण में 12 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है कि चिंताएं क्या क्या है, जो सीएए है वहां पे समस्याएं क्या क्या है। तो एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को इस पूरे सीएए में जो है वो निशाना बनाया गया है। तो आलोचकों को डर है कि सीएए जो है वो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है एनआरसी के साथ मिलकर गैर मुसलमानों का पक्ष ले सकता है, जबकि बहिष्कृत मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करने की आवश्यकता होगी, जो संभावित रूप से मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं म्यांमार को अलग रखा गया है, क्योंकि अभी जो है वहां पे युद्ध हो रहा है, इसलिए म्यांमार को दूर रखा गया है। तो पूर्वोत्तर में मुख्य स्थिति क्या है, तो यह अधिनियम जो है 1985 के आसपास असम समझौते का खंडन करता है। समझौते में सभी क्षेत्रों के अवैध अप्रवासियों का विरोध किया गया है, जिससे असम के जनसांख्यिकी, मतलब कि ऐसा कहा जाता है, मान लीजिए असम में अभी सिर्फ 80% जो है वो बंगाली है, मान लीजिए 800 बंगाली है और 200 जो है वो मुस्लिम है, लेकिन अगर 1000 लोग जो है वो प्रवास करके बांग्लादेश और पाकिस्तान से आ जाते हैं, ठीक है, आसाम में, तो अभी टोटल जो हो जाएंगे 1200 बंगाली। तो यहाँ पे फिर से जो है बंगाली जो है वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, उनको अपने अस्तित्व की रक्षा करनी होगी। वही बात कहा जा रहा है कि असम के जनसांख्यिकी संतुलन और संसाधनों पर प्रभाव के कारण वे चिंता वहां पे बढ़ गई है, जहां अवैध बांग्लादेशी प्रवासी जो है बड़ी संख्या में बस गए हैं। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। विरोधियों का तर्क है कि यह अधिनियम जो है वो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव करके समानता की गारंटी देता है। ठीक है, और भेदभावपूर्ण प्रकृति क्या है, तो आलोचक इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि अधिनियम जो है वो तमिल, श्रीलंकाई और हिंदू रोहिंग्या जैसे शरणार्थियों को बाहर करता है, जिससे धर्म के आधार पर भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं। और कुछ चिंताएं देख लेते हैं, जैसे कुछ अल्पसंख्यकों का बहिष्कार किया गया है। आलोचकों का सुझाव है कि यदि कानून का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है, तो इसमें पाकिस्तान में अहमदी और म्यांमार में रोहिंग्या जैसे उत्पीड़ित मुस्लिम समुदायों को क्यों शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात की जा रही। और प्रशासन की चुनौती क्या है, तो अवैध प्रवासियों और सताए गए व्यक्तियों के बीच अंतर करना, जो भारत में फायदा उठाने आए हैं और एक जो है अपनी जान बचाकर भारत में आए, दोनों के अंतर को समझना यह भी एक प्रशासनिक कठिनाई पैदा करता है और द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव भी पड़ेगा। यह अधिनियम जो है वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है, क्योंकि यह इन देशों में धार्मिक उत्पीड़न को उजागर करता है। ठीक है, तभी तो वहां के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने के लिए भारत इस तरह के कदम उठा रहा है, इसलिए उन देशों से भी भारत के संबंध खराब हो सकते हैं। तो एनआरसी के संबंध में क्या कहा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और नागरिक रजिस्टर से निकटता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है रजिस्टर से बाहर किए गए गैर मुसलमानों की रक्षा करना, जिससे कि उन्हें नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति मिल सके। ठीक है, आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो इसके लिए बहुत सी चीजें ऐसी की जा रही है, चाहे वो राम मंदिर हो, जबरन बिना पूर्ति के, ना तो अभी पूरा स्ट्रक्चर बना है, मैं जाकर देख के आया हूं। ठीक है, तो वहां पे अभी स्ट्रक्चर भी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी बस जो है लोकसभा के चुनाव के लिए उसको जल्दबाजी में बिना मुहूर्त के शुरू कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं सीएए को लागू कर दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जल्दबाजी में 2 इलेक्शन कमिश्नर को जल्दी से जल्दी सेलेक्ट कर दिया गया, वो भी अव्यावहारिक पैनल के द्वारा। उसके बाद विभिन्न जो नॉन बीजेपी सरकारें हैं, अभी देख सकते हैं दिल्ली के सीएम पे आरोप लगाया गया। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं ऐसा ये माहौल बनाया जा रहा है किसी एक पार्टी के द्वारा कि ऐसा लगता है कि और कोई कुछ सोच ही नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ भ्रमित होकर उनकी ओर आकर्षित हो जा रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र के मूल्यों को खराब करने की प्रकृति का एक संदेह है। ठीक है, कि ये कहीं ना कहीं जो है हमारा जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि पहला वोट पढ़ने से पहले ही हमें पता हो कि रिजल्ट क्या होगा। तो ऐसे रिजल्ट, अगर कोई एग्जाम देने जा रहा है और अगर एग्जाम से पहले मुझे पता है मैं फेल हो जाऊंगा या फिर मैं पास हो जाऊंगा आराम से, तो फिर एग्जाम का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है।
और इसका मतलब यह है कि असम में जो चिंताएं बताई जा रही है इसमें, कि असम में एनआरसी से बाहर रह गए जितने भी बंगाली हिंदू प्रवासी अभी भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यदि राष्ट्रव्यापी एनआरसी लागू किया जाता है तो बाहर किए गए लोगों को अवैध प्रवासी माने जाने वाले मुसलमानों और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल द्वारा संरक्षित अन्य लोगों में विभाजित किया जाएगा। यदि वे अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान से हैं, एनआरसी और सीए भी मिलाकर भारत में नागरिकता के अधिकारों को नया आकार दे सकते हैं। ठीक है, यही बात कहा जाता है। एनआरसी और सीए बी या सीए कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय बिल था, अब तो वो लागू हो चुका है, एक्ट हो चुका है। ठीक है, तो सीए और एनआरसी को मिलाकर एक बेहतर आकार भी दिया जा सकता है भारत में नागरिकों के अधिकार के लिए। अब देख लेते हैं इसी में वे फॉरवर्ड में क्या कहा जा रहा है राइटर के द्वारा। तो अपने पड़ोस में सताए गए अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए भारत की पहल जो है बहुत ही सराहनीय है, लेकिन इसे संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप आना चाहिए। चिंताओं को दूर करने के लिए सीए नियमों को अधिसूचित करने में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय को निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। नागरिकता के लिए धार्मिक परीक्षण मनमाना या फिर भेदभावपूर्ण है या नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। इसका आकलन करना चाहिए कि क्या दीर्घकालिक जो शरणार्थियों को बाहर करना या उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन और भारत की धर्मनिरपेक्षता पहचान को प्रभावित कर रहा है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिससे हमारा जो रिलेशंस है नेबर्स में अपने पड़ोसी देशों के साथ वो भी खराब ना हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कहा जाता है पैलियोमैग्नेटिज्म। ये ध्यान रखिएगा, पैलियोमैग्नेटिज्म होता क्या है। तो इसमें सवाल जो है वो पैलियोमैग्नेटिज्म से आप क्या समझते हैं और पैलियोमैग्नेटिज्म प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत का समर्थन कैसे करता है, दोनों चीजें हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो पैलियोमैग्नेटिज्म को ही कहा जाता है पूरा चुंबकत्व। ठीक है, पूरा चुंबकत्व या फिर जीवाश्म चुंबकत्व। संपूर्ण भूवैज्ञानिक इतिहास में पृथ्वी के विकास के बारे में हमारे ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, पृथ्वी के विकास के बारे में, और यह अनेक चट्टानों द्वारा उनके निर्माण के समय से ही सुरक्षित रखा गया है। तो पेलियोमैग्नेटिक डेटा क्या होता है, तो महाद्वीपीय बहाव और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांतों के लिए निर्णायक सबूत प्रदान करता है। तो पैलियोमैग्नेटिज्म जो होता है वो चट्टानों और तल छटों में दर्ज प्राचीन चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक है, उस क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। जब चट्टान बनती है तो कुछ चुंबकीय खनिज जैसे कि मैग्नेटाइड खुद को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित कर लेती है, जिससे उस समय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता संरक्षित होती है। तो चट्टानों के चुंबकीय गुणों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक जो है वो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों, जो पोलर रीजन होता है जिसे मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ, उसी से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो उसी की बात की जा रही है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की पिछली स्थिति और भूवैज्ञानिक समय के दौरान टेक्टोनिक प्लेटों की, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले पूरा का पूरा जो अर्थ था एकजुट था, उसके बाद बीच से दरार आई। ठीक है, उसके बाद जो था फिर नॉर्थ और साउथ अमेरिका बन गया। ठीक है, उसके बाद इधर पैसिफिक आ गया, इधर अटलांटिक आ गया, उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका बन गया, इधर यूरोप हो गया और यहाँ पे इंडिया बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया। ठीक है, ये सारी चीजें जो है बहुत सारी प्रक्रिया के बाद हुई, यही जो है वो टेक्टोनिक थ्योरी है। तो पैलियोमैग्नेटिज्म जो है वो प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांतों को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करता है, जो प्रस्तावित करता है कि पृथ्वी का स्थल मंडल बड़ी कठोर प्लेटों में विभाजित है जो अर्धद्रव, ठीक है, सेमी लिक्विड। अर्थ का जो इनर लेयर है, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, तो कोर के जो सेंटर में जो है स्थितियां वो सेमी लिक्विड है। ठीक है, विस्कस है, जमी हुई स्थिति में, उसी को कहा जाता है कि अर्धद्रव स्टेनोस्फीयर पर चलती है। तो इसी में आया कहा जाता है कि पैलियोमैग्नेटिज्म जो है वो निम्नलिखित तरीकों से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांतों का समर्थन करता है, जैसे ध्रुवीय भटकना, जैसे पोलर पॉइंट जो है वो लगातार चेंज होता जा रहा है, तो विभिन्न युगों और स्थानों की चट्टानों से प्राप्त पूरा चुंबकीय डेटा एक घटना को प्रकट करता है, जिससे स्पष्ट जो है वो ध्रुवीय भटकन के रूप में जाना जाता है। यह महाद्वीपों के सापेक्ष चुंबकीय ध्रुवों की स्पष्ट गति है, और डेटा से यह भी पाया गया है कि चुंबकीय जो ध्रुवों की स्थिति जो है वो समय के साथ बदल रही है और महाद्वीपों की गति के साथ संरेखित करती है। यह महाद्वीपीय बहाव और प्लेट के गति के विचार के लिए मजबूत सबूत प्रदान भी करता है, और समुद्र तल का फैलाव भी हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेटों की गति भी बदल रही है। तो
मध्य महासागरीय कटक के दोनों ओर, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अटलांटिक के दोनों ओर जो है ईस्ट और वेस्ट दोनों रीजन में जब चेंज हुआ था, अभी भी जो है दोनों जगह कुछ जीव ऐसे पाए जाते हैं जो पहले लगता है कि एक ही स्थान पे रहते थे। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, चाहे वो पेड़ पौधे के किस्म हो, अनेक प्रकार के जो जलीय जीव हों, इसमें कुछ समानता देखी जाती है, ठीक है। उसी की बात की जा रही है कि दोनों किनारों पर पूरा चुंबकीय चट्टान जो है वो समुद्र तल के फैलाव का प्रमाण दिखाती है, और पर्वतमालाओं से उठने वाले मैग्मा ने अद्यतन चुंबकीय क्षेत्र संरेखन के साथ नई चट्टानों का निर्माण किया है और पुराने चुंबकीय रिकॉर्ड वाली पुरानी चट्टानों को पर्वतमाला से दूर धकेल दिया है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए ऐसा कहा जाता है कि एक पूरा चुंबकीय अध्ययन से पता चलता है कि भारत का दक्कन लावा ट्रैप जो है वो तब बनना शुरू हुआ जब मेडागास्कर और भारत दक्षिण गोलार्ध में लगभग एक दूसरे के बगल में था। तो इसी में आया कहा जाता है, ये समर्थन देख रहे हैं, ठीक है। तो महाद्वीपीय बहाव और प्लेट सीमाओं के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के साक्ष्य के रूप में जो है वो पूरा चुंबकीय डेटा क्या कहती है, तो विभिन्न महाद्वीपों से पूरा चुंबकीय डेटा की तुलना करके, क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन जो आता है ना, अगर मेंस में इस तरह क्वेश्चन आ गया, अगर जिस व्यक्ति को जो है वो पैलियोमैग्नेटिज्म पता ही नहीं है तो वो इसके बारे में कुछ लिख ही नहीं सकता है, इसलिए जो है इस तरह का आर्टिकल दे देता हूं। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का एक प्रारूप ही है, ठीक है। तो इसे पूरा का पूरा ये मेंस के फॉर्मेट में आंसर राइटिंग ही दे दिया हूं मैं। तो विभिन्न महाद्वीपों से पूरा चुंबकीय डेटा की तुलना करके वैज्ञानिक प्लेट और महाद्वीपीय बहाव के इतिहास को एक साथ जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर चुंबकीय खनिजों का अभिविन्यास जो है वो अफ्रीका के, अभी मैं वही बात कर रहा था अटलांटिक को उदाहरण मान के, अब यहाँ पे जो अटलांटिक के साउथ रीजन को ही माना गया है, जिसमें साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट को माना गया है और अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट को माना गया है, जहां पे समान खनिजों से काफी मेल खाता है, जो इस विचार का समर्थन करता है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक बार एक ही समय एक ही भूमि द्रव्यमान के एक साथ जुड़े हुए होंगे किसी समय, ठीक है। तो पैलियोमैग्नेटिज्म जो है एक शक्तिशाली उपकरण है जो प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांतों के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करता है और चट्टानों में दर्ज प्राचीन चुंबकीय क्षेत्रों के अध्ययन में हमें भूवैज्ञानिक समय के दौरान टेक्टोनिक प्लेट की गति, महाद्वीपों की बदलती स्थिति और पृथ्वी के स्थल मंडल की गतिशील प्रकृति को समझने में मदद मिलता है, ठीक है। पूरा का पूरा ये क्वेश्चन जो था पैलियोमैग्नेटिज्म पर आधारित था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को कैसे सपोर्ट करता है। उसके बाद अगला एक टॉपिक है स्नोपैक। स्नोपैक क्या होता है, तो एक नए शोध में वैज्ञानिकों ने स्नोपैक में रखे पानी की मात्रा और कितने समय तक रखा है इससे परखने के लिए एक नई तकनीक का इजाद किया है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में जहां सर्दी का मौसम होता है वर्षा बर्फ के रूप में गिर सकती है, जो बर्फ जमीन पर गिरी हो और शून्य से नीचे के तापमान के कारण महीनों तक न पिघली हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो वर्षा जमीन पे गिरी हुई लेकिन वहां पे जो एटमॉस्फेयर का तापमान शून्य से नीचे होने के कारण जो है वो कभी वर्षा पानी में बदली ही नहीं, वो महीनों तक जो है वो बर्फ का रूप लिए हुए रही, उसी को कहा जाता है स्नोपैक। ये ध्यान रखिएगा, मेन चीज जो समझना था आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। स्नोपैक में बर्फ की कई परतें शामिल होती है और प्रत्येक एक अलग बर्फबारी से जो कि शीर्ष पर पड़ी बाद की परतों के वजन के तहत संकुचित हो जाती है। तो बसंत ऋतु में शून्य से ऊपर का तापमान आने तक बर्फ की थैली जो है वो जमीन पर पड़ी रहती है, जिसके कारण यह पिघलना शुरू हो जाता है और पिछले स्नोपैक के पानी को स्नो मैट कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, यह एक महत्वपूर्ण जल का स्रोत है जो गर्म महीनों में जलधाराओं को प्रवाहित करता है। यह जलाशयों को भरने और मनुष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में चिन्हित होता है। तो स्नोपैक की गहराई न केवल बर्फबारी की मात्रा से बल्कि तापमान और हवा से भी प्रभावित होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, गहराई की मात्रा और तापमान और हवा से भी यह निर्धारित होती है, ठीक है। तेज हवाएं जो है वो बर्फ के आवरण को वाष्पित कर सकती है, जिससे बर्फ की ऊपरी परतें नष्ट हो सकती है, जबकि तापमान में वृद्धि के कारण परतें पिघल सकती है। प्रचुर मात्रा में बर्फ और उचित परिस्थितियां जो है वो बर्फ का ढेर 3 मीटर या उससे अधिक गहराई तक जमा हो सकता है। तो इसका घनत्व कितना होता है स्नोपैक का, तो बर्फ के कण कितनी बारीक से पैक होता है, जैसे जैसे अधिक परतें जमा हो जाती है नीचे की परतों पर दबाव पड़ता है और दबाव बढ़ता ही जाता है, और कमजोर परतें जैसे ही बर्फ से ढकी सतह हिमस्खलन के खतरों को बढ़ा सकती है। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निगरानी के लिए जो है वो स्नोपैक डेटा का मूल्यांकन
किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब